नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि रायपुर में लगेगा संस्कृति का महाकुंभ। जी हां, आज से शुरू हो रहा है सांस्कृतिक महाकुंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुभारंभ करेंगे, समारोह में शामिल होंगे। वहीं हेमा मालिनी राधा रासबिहारी नृत्य नाटिका पर प्रस्तुति देंगी और पहले दिन कथक और कनवार नृत्य का दिखेगा संगम। जी हां, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से दे रहे हैं, जहां पर अब इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और आज से सांस्कृतिक महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। हेमा मालिनी राधा रासबिहारी नृत्य नाटिका पर प्रस्तुति देंगी और पहले दिन कथक और कनवा का नृत्य दिखेगा। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, रायपुर से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आज से सांस्कृतिक महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी अपने नृत्य से यहां पर प्रस्तुति देंगी और इसी के साथ साथ रायपुर में ये बड़ा संस्कृति महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल होंगे। समर्थकों में भी कहीं न कहीं अब वो खुशी की लहर देखी जा रही है और सभी बेहद उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां से आज से सांस्कृतिक समारोह शुरू होगा और इसका शुभारंभ खुद सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय शुभारंभ करेंगे। जी हां, रायपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रायगढ़ में लगेगा संस्कृति का महाकुंभ। आज से शुरू हो रहा है सांस्कृतिक महाकुंभ। और वहीं प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन देन के खुलासे को कांग्रेस के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला राजनीतिक चरित्र बताया है। आपको बता दें, कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके तलाशती रही है और अब टिकटों की सौदेबाजी की दुकान का भंडाफोड़ हो गया है। प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति को पूरी तरीके से प्रदूषित करके सड़ांध से भर दिया है। प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कांग्रेस की चुनाव टिकटों की खरीदी बिक्री की है और किसी एक नेता को तवज्जो देते हुए बाकी संगठन को दरकिनार कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जब सरकार में थी तब उन्होंने पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया, और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक भाई से पूछना चाहता हूं कि हमारे एसटी वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेराफेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। आपको जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में किस तरीके से आपने दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से लोगों को छलने का काम किया है, ये तो जग जाहिर था। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो इससे सीधा सीधा तय होता है कि आपकी निष्ठा केवल और केवल गांधी परिवार के प्रति है। राहुल गांधी का कितना हिस्सेदारी था, कुमारी शैलजा का कितना हिस्सेदारी था, इसका पूरा हिसाब आपको जनता के बीच में लाना चाहिए। तो देखिए, मंत्री केदार कश्यप का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और इसी के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति को प्रदूषित बताया है। ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब लगातार बयानबाजी का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो राजनीति है उसको प्रदूषित करने का जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है। तो वही टिकट बेचने वाले ठेकेदार कौन है, ये भी लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। वही मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला माना जा रहा है।
और इस बीच बेमेतरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि झालगांव के खेत में एक युवक का शव मिला है। सड़क से दूर तीसरे खेत पर यह शव मिला है। वहीं जहरीले पदार्थ से युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है, जहां ट्रक ड्राइवर की बेमेतरा निवासी के रूप में पहचान हुई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसके लिए भी पुलिस संजीदगी के साथ पूरी तलाश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बेमेतरा से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ढाल गांव के खेत में एक युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई है और सड़क से दूर तीसरे खेत में ये शव मिला है। जहरीले पदार्थ से युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर की बेमेतरा निवासी के रूप में पहचान हुई है, यानी कि जो मृतक है उसकी पहचान एक ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई है। आखिरकार किस वजह से ये मौत हुई है, इस पर भी लगातार खोजबीन की जा रही है। पुलिस संजीदगी के साथ तलाश कर रही है। लेकिन इस बीच ये बेहद दुखद घटना आपको बता रहे हैं बेमेतरा से, जहां पर बताते चले कि एक युवक के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पहचान भी हो गई है युवक की, जो कि ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जहां भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके तहत सुपेला घड़ी चौक पर स्थित स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा के सामने मोहब्बत की दुकान लगाकर शरबत वितरण कर विरोध जताया गया। यूथ कांग्रेस के सदस्य आमिर सिद्दीकी ने बताया कि प्रदेश यूथ कांग्रेस के आह्वान पर विधायक देवेंद्र और निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं की गिरफ्तारी के विरोध में जिला स्तर पर बीजेपी के खिलाफ क्रमबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, आज के समय में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश भर में जो नफरत की कड़वाहट को खोल दी है, उसी नफरत की कड़वाहट को देखते हुए हमने अपनी मोहब्बत की दुकान में मीठे शरबत का वितरण किया, ताकि जो नफरत की कड़वाहट बीजेपी ने इतनी फैलाई उसको थोड़ा सा मिठास घोल के कम किया जा सके। इसको एक सांकेतिक रूप से हमने एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि समाज में बढ़ती इस कड़वाहट को कम किया जाए और सभी के बीच में मिठास भरी है। क्योंकि भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव आज जेल के अंदर है, इसको लेकर आगे किस प्रकार की रणनीति युवा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी को षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने झूठे प्रकरण में फंसा करके जेल में भेजा है। इस चीज को पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश भी जानता है। आज हम एक सांकेतिक रूप से शरबत वितरण करने का एक कार्यक्रम किए हैं, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस कड़वाहट को फैलाना बंद करे। आगे जाकर के युवा कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव जी की रिहाई के लिए आंदोलन और भी अच्छे स्तर पर जाके करेगी। हो सकता है कि वह आंदोलन थोड़ा उग्र रूप भी ले ले, जिसके लिए पूरी जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय की सरकार की होगी। आपका परिचय? मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है, मैं यूथ कांग्रेस का सदस्य हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के जो दिल में कड़वाहट भरी हुई है, उस कड़वाहट को कम करने के लिए हम लोग ये मिठास की शरबत लेकर के आए, जिसमें हमारी मोहब्बत मिली हुई है। हम चाहते कि वो आकर के एक बार पिए और अपने दिल को मीठा करे और अच्छे दिल से एक बार सोचे कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सच है, क्या वो सही है। बस इसलिए शरबत का वितरण किया जा रहा है, ताकि उनको अच्छा लगे, उनका मन मीठा हो और अपनी कार्रवाई। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। भाई वाली मूर्ति पहले कंप्लीट कर लो, रात में जाएगी। चाचा, मूर्ति चाहिए। दिखाता हूं। ये देखिए, ये सारे मूर्ति बहुत डिमांड में है। अरे चाचा, इतनी बड़ी नहीं, मुझे छोटी मूर्ति चाहिए। अच्छा, तो घर के लिए चाहिए? जी, मेरा पहला पक्का मकान बना है ना, गणेश चतुर्थी है और मेरा गृह प्रवेश भी है, तो गणेश जी का विराजमान होना जरूरी है ना। अच्छा, मंगवाता हूँ। छोटू। हाँ चाचा। छोटी और सबसे अच्छी मूर्ति लेकर आ। आपके हाथों में तो जादू है। ये मूर्ति कला आपने कहीं से सीखा होगा? अरे नहीं, बचपन से ही कच्चे मकान में रहे हैं, तो मिट्टी से बहुत पुराना लगाव हो गया था।
बाबूजी हमारे मकान बनाते थे और हम बची हुई मिट्टी से गणेश जी बनाते थे। अब तो यही रोजी रोटी का जरिया रह गया है। अब तो आप पक्के मकान में रहते होंगे ना? अरे कहाँ, साल में 2 महीने ही तो मूर्ति का काम करते हैं, बाकी 10 महीने कोई कमाई नहीं होती, बस घर चलता है। मैं कहाँ पक्का मकान बनाऊंगा। आपको पता है मेरा पक्का मकान कैसे बना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिनका मकान कच्चा है, सरकार उनको अब पक्का मकान बनाकर दे रही है। ये विष्णु का सुशासन है। अगला गणेश चतुर्थी आप अपने पक्के मकान में ही बनाएंगे। ये लो, आपकी मूर्ति भी आ गई। और हाँ, अपने पक्के मकान के लिए डिमांडिंग मूर्ति ही बनाइएगा। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने बीएड के सहायक शिक्षक टीचर्स पहुंचे। लगभग 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक विगत 1 वर्ष से बस्तर तथा सरगुजा संभाग के सुदूर अंचल में सेवारत हैं। उनका कहना है कि भर्ती तत्कालीन राज्यपाल ने अनुमोदित गजट छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती नियम 2019 के तहत हुई है। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अमान्य घोषित कर दिया है। वहीं नौकरी चले जाने के बाद इनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि बीएड के सहायक शिक्षक दर दर भटकते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर जो है हमारी टीम ने टीचर्स से बात की है और उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश की है। आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर के सामने बीएड के टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। बीएड के टीचर्सों का कहना है कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन किसी कारणवश पिछले 1 साल से वो लोग कार्यरत हैं और उन लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स मतलब आप समझ गए होंगे कि वो उन बच्चों का नींव है जो भविष्य में जो आगे बढ़ के आईपीएस, आईएएस या कोई मंत्री बनने वाले हैं, उनका नींव है। उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम ये करते हैं। ये सहायक शिक्षक है। लगातार जिस तरीके से आप मेरे पीछे जो टीचर्स बने हुए हैं, उनका जो समस्या और उनका जो सिचुएशन है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने नौकरी बचाने के लिए वो लोग समस्या झेल रहे हैं। यहाँ पे बने हुए हैं काफी सारे लोग, हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या मैडम, क्या ऐसा समस्या है जिसको लेकर आज आप लोग रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष के घर के सामने आप लोग एक जमावड़ा लगाए? जी, हम लोग 2023 में जो भर्ती हुई थी उसके हम असिस्टेंट टीचर की भर्ती हुई थी प्राइमरी स्कूल के लिए, तो हम असिस्टेंट टीचर है। और क्या हुआ कि हमारी भर्ती थी वो नियमानुसार हुई थी, है ना। जब नोटिफिकेशन आया था भर्ती का तो उसमें बीएड डीएड दोनों पात्र थे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा मेरिट लिस्ट भी आ जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है। उसके बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, राजस्थान के उसके लिए कि वहाँ जितने भी लोग थे ना, जो बीएड वाले लोग हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसके फैसले के आधार पे जो डीएड वाले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हाई कोर्ट में, हमारे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में फैसला मतलब केस कर देते हैं, जिसके कारण हमारा काउंसलिंग बंद हो जाता है। और उसके बाद वहाँ हाई कोर्ट से भी फैसला आता है, ये अभी 2 अप्रैल को आया था 2024 को, कि हम एलिजिबल नहीं है ना, ये प्राइमरी टीचर बनने के लिए। अब क्या हुआ कि वहाँ पर तो फिर हम सरकार के पास गए, सरकार हमारा एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और सरकार ने हमारा साथ दिया उस समय।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी अभी ये 28 अगस्त को हम लोग का जो केस था वो उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो अब हमको डर लग रहा है कि हो सकता है हमारी नौकरी खतरे में है और हमको इस पद मुक्त कर दिया जाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा यही प्रॉब्लम है। जिस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोग छत्तीसगढ़ के कुन कोनों से भी आए हो, यहाँ पे हर जिले के लोग मौजूद हो, लेकिन हम बात करते हैं कास, बस्तर और सरगुजा की। उन इलाकों में किस तरीके से आप लोग सेवा दे रहे हैं? क्या पिछले 1 साल से आप लगातार सेवा दे रहे होंगे? और तो उसमें कैसे आप लोगों को पेश करना पड़ता है? और इस समय में अचानक बच्चों को ऊपर जिस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे हो, जो आप न्यू बना के रखे हो, अचानक टीचर चेंज हो जाने से बच्चों का न्यू बिगड़ जाता है। क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वही बच्चों का जो पहला न्यू होता है, जहाँ से बच्चे भविष्य के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वहीं अगर बिगड़ जाएगा तो बच्चों का जिस तरीके से आज नक्सली उन्मूलन के तहत जिस तरीके से नक्सल विचारधाराओं को लेकर के बच्चे जो है ना जो शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में भी आप लोग इस तरीके से मेहनत कर रहे हो और उस समय में सरकार जिस तरीके से अगर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ रहा है तो इस तरीके का लापरवाही क्यों करना है? वही जी, हम जैसे हमारा स्कूल है वहाँ पर पहले शिक्षकों की बहुत कमी थी। जब से हमारे शिक्षक उधर गए हैं तो कई क्या हुआ है, नवोदय जैसे बड़े बड़े जो नवोदय एग्जाम, एकलव्य एग्जाम, इस सब पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हमारे जो बच्चे थे और हम तो पूरा प्रयास करें कि हम उन बच्चों को और ऊपर तक पहुंचाएं, उनको अच्छा एजुकेशन दे, जितना अच्छा अपना हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जितनी अच्छी एजुकेशन हो सके दे। पर अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं तो स्कूल में अभी हम CL सब लगा के आए हैं, छुट्टी ले लेकर आए हैं, तो फिर ऐसे में शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किरण सिंह। कहाँ से? जी मैं खैरागढ़ से हूँ और चरामा में अभी पोस्टेड हूँ। हाँ। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे टीचर्स अपने अपने जिस समस्या को लेकर गुहार लगा रहे हैं, मंत्री या फिर यहाँ के कोई विधानसभा अध्यक्ष या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री उनकी बात सुने, ताकि ये जो इनके साथ नाइंसाफी हो रहा है वो ना हो और वापस से इनको अपने पद पे कार्यरत रहने दे। ये क्या नाम लिखते हैं आपका? शुभम चंद्राकर। जिस तरीके से ये समस्या आप लोगों के साथ पेश होना पड़ रहा है कि जहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए उस समय को वहाँ छोड़कर आप लोग यहाँ के मंत्रियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसा क्या समस्या आना पड़ी? सर, हमारी आजीविका पे अब बात आ गई है। अगर ये जॉब चला गया तो हम लोग सब रोड पे आ जाएंगे। हमारी फैमिलीज है वो सब हम पे डिपेंड है, तो उन सबका क्या होगा? इसलिए आज हम लोग समय निकाल के आज इकट्ठा हुए हैं। ऐसा नहीं था कि इतने सारे लोगों को हम स्पेशली बुलाया नहीं है, ये सब अपने मर्जी से सूचना मिली कि लोग मिलने जा रहे हैं रमन। और वहीं जांजगीर में कचहरी चौक का राजा की मूर्ति के विधि विधान के साथ स्थापना की जाएगी। जी हां, अब आपको बताते चलते हैं यह स्थापना की जाएगी, जिसके बाद मिट्टी से 18 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। इसी के साथ बता दें कि समिति हर साल अलग अलग थीम पर आकर्षक पंडाल सजाती है और इस बार भी कमेटी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश की स्थापना कर श्रद्धालुओं को एक नया थीम के साथ आकर्षित करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि जाज्वलय देव गणेश उत्सव सेवा समिति ने 16 साल पहले कचहरी चौक से पुराने कुआं के ऊपर पंडाल बनाकर गणेश पूजा अर्चना की शुरुआत की थी। ये मूर्ति मैं बताना चाहूंगा, ये जो है 17 फुट की मूर्ति है ये, और ये काफी बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है जो बाल रूप में बनाया जा रहा है। और ये कचहरी चौक का जो राजा है, प्रतिवर्ष हम लोग ही बनाते हैं इसको। ये कोई केमिकल नहीं है, ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल शुद्ध है। ये इस पर्यावरण से कोई नुकसान नहीं होता है इसका, और ये प्योर मिट्टी से बनता है और अपना जो कलर रहता है वो पर्यावरण में ऐसा मतलब कोई नुकसानदायक चीज हम लोग डालते ही नहीं है। प्योर मिट्टी का है ये, पानी में मस्त घुलन होता है, पीओपी का हम लोग यूज करते ही नहीं है। बस यही सब खासियत है हम लोग के मूर्ति का। और फिनिशिंग इतना जबरदस्त रहता है, आप लोग मतलब और कहीं जाकर देख लीजिए कि फिनिशिंग इतना ज्यादा आप लोग को शायद ही देखने को मिले। हमारे छत्तीसगढ़ की बात है ये। जो हमारे गुरु हैं, जो हम लोग को जो ये मूर्ति का मेन निर्माण करता है वो हमारा अनिल आदित्य है और उसका भाई है सुनील आदित्य। ये दोनों मेन कलाकार हैं यहाँ का। जाजल देव गणेश सेवा समिति कचहरी चौक के राजा के नाम से 16 साल से हम लोग गणेश जी की स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं। हर बार अलग अलग थीम के जरिए हम लोग यहाँ पर कुछ नया देने का प्रयास करते हैं। पूरे टीम के सदस्यों के द्वारा इस बार निर्णय लिया गया था कि चंदा मामा थीम के हिसाब से हम लोग पंडाल के अंदर और बाहर को चंदा मामा थीम के अनुसार डेकोरेट कराए हैं। यहाँ पर कलकत्ता से आए कारीगर द्वारा चंदा मामा थीम के जरिए बहुत ही अच्छा यहाँ सब सजाया गया है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 16 साल पहले कचहरी चौक में
हम लोग इसकी शुरुआत गणेश जी की स्थापना किए थे। कचहरी चौक में एक किनारे में कुआं है, कुआं के ऊपर हम लोग सब सदस्य लोग मिलकर एक छोटा सा गणेश स्थापना से चालू किए हैं और आज गणेश जी की ही कृपा है कि इतना भव्य पंडाल और भव्य गणेश जी का हम लोग यहाँ पर विराजमान कर रहे हैं। इसमें पूरा जांजगीर नहला के सभी का हम लोग को सहयोग मिलता है, चाहे वो कहीं के भी हो, जांजगीर नहला के आसपास सभी यहाँ पर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करते हैं और यह 9-10 दिन पूरा त्योहार के रूप में हम लोग सभी सदस्य मनाते हैं, जिसमें हम लोग को पूरा जांजगीर वासी, नहला वासी और आसपास के पूरे जिला का हम लोग को सहयोग निरंतर मिलता है। बच्चों का आकर्षण के लिए इसको ध्यान दिया जाता है। हर साल नए नए थीम पे बनाया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार बच्चों के आकर्षण के ऊपर ही पंडाल का जो थीम है हर साल नया नया रखा जाता है। इस साल चंदा मामा का थीम रखा गया है और इसको भटगांव के कारीगर जो हैं वो निरंतर 16 वर्षों से बना रहे हैं यहाँ पे, और विशेष पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए इनमें जो पेंट लगाया गया है वो इको फ्रेंडली पेंट है और जो सजावट किया गया है इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण या पर्यावरण को कोई हानिकारक नहीं है, उसको विशेष तर्ज दिया जाता है हर वर्ष। हमारे यहाँ जो गणेश जी की प्रतिमा बना रहे हैं वो भटगांव के कारीगर हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही भव्य मूर्ति बना रहे हैं और मिट्टी से बनाया जा रहा है पर्यावरण को ध्यान में देखकर। और जो पंडाल वाले हैं वो कलकत्ता के हैं, समझ लो आप। हम आसमान में चांद में जाना चाहते हैं, उनको जमीन में उतारा गया है उनके द्वारा कि सब। और भाई किरंदुल से 70 लाख की लागत से तैयार किया गया हाट बाजार अब भी वीरान पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वही किरंदुल का बाजार मुख्य मार्ग से लगता है और मुख्य मार्ग पर भारी भरकम 14 चक्का जाम वाहन 30 टन से ज्यादा का लौह अवैध का लाद कर चढ़ाई चढ़ते हैं और कई बार बाजार लगा होने के कारण रोड जाम हो जाता है, जिसके कारण भारी गाड़ी पीछे होने का डर रहता है। और वही कई बार नगरपालिका तहसीलदार ने मार्केट को व्यवस्थित करने की कोशिश की, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह का समय अब सभी को मालूम है, जो कि लगभग 70 लाख रुपए से उस हाट बाजार का स्वीकृति हुआ था। वो हाट बाजार बनके भी तैयार हुआ है। उसके बाद नगर पालिका आया तो लगा दिया। हमारे जब कार्यकाल आया, जब हमारे सरकार आया, हमने पूरा मेहनत किया, कोशिश किया, पूरा आम जनता सब मिलकर कोशिश किया उसको लगाने का। 2 बार उस बाजार भी लगा, उसके बाद फिर बाजार टूट गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अभी वर्तमान जो अभी सरकार है, उस सरकार से मेरा निवेदन रहेगा उस हाट बाजार को जितना जल्द लगाए उतना जल्दी अच्छा है। क्या है, आए दिन ऐसा घटना होते रहता है, जो कि मार्केट में हर लोग रोड में बाजार लेके बैठ जाता है। कभी भी वहां से गाड़ी चलता है, 14 चक्का चलता है, 10 चक्का चलता है, छोटा गाड़ी चलता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ऐसा हादसा ना हो, उससे पहले इस बाजार को शिफ्ट किया। अभी जैसे कि देखें हम लोगों ने कि मेन रोड के ऊपर बाजार लगती है, नगर पालिका के लोग वहां जाते हैं लेकिन वो हटने को तैयार नहीं रहते हैं। त्योहारों के टाइम में फिर से रोड में जाते हैं। तो अगर ये बाजार जो हाट बाजार बना हुआ है, यहाँ आ जाने से फायदा कितना है लोगों को और नगर पालिका को इससे कितना फायदा होगा? नहीं, इसमें 100% फायदा है। आज हम चाहेंगे शनिवार से हमारा नगर पालिका से हम आदेश निकाल रहे हैं, जो भी बाजार का ऊपर मतलब जो रोड में बैठे जाएगा उनको तुरंत तत्काल वहां से हटाया जाएगा। और बाजार को भी कोशिश करूंगा, अगर शासन का गाइडलाइन आएगा तो फिर। देख सकते हैं लाखों की लागत से बना, लगभग इसकी लागत जो अनुमानित जो बताई गई है नगर पालिका के द्वारा 70 लाख रुपए इसकी लागत है और ये पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। कम से कम इसे बंद करके 10 साल हो गए और इसे बनाया गया था हाट बाजार के लिए। आज भी ये पूरी तरह वीरान पड़ा है। वहीं मुख्य बाजार जो है वो मेन रोड के ऊपर लगता है, जिससे आए दिन हादसे होने के आशंकाएं बने रहती है। कई बार खबरों में चले, कई बार लोगों ने शिकायत भी की। इसके बाद भी हाट बाजार अब तक पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। आप देखेंगे पीछे पूरी तरह से हाट बाजार ये सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। लोग इस हाट बाजार को इंतजार है लोगों का कि कब इस जगह पे लोग आएं और ये बाजार पूरी तरह से गुलजार दिखे। किरंदुल की पूरी जनता चाहती है कि यहाँ पर ये हाट बाजार आए, लेकिन व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर आना नहीं चाहते और वो मेन रोड पर ही बैठना चाहते हैं। और रायगढ़ में इस वर्ष 39वां चक्रधर समारोह की पूरी गरिमा और भव्यता के साथ रामलीला मैदान में आयोजित होने जा रहा है और इस समारोह का आयोजन
16 सितंबर तक किया जाएगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त और कला जगत के कई प्रसिद्ध कलाकार शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम के अनुरूप आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल और मंच तैयार करने का काम लगभग पूर्णता की ओर है। श्रमिक दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल पर वाटर प्रूफ पंडाल तैयार किया गया है। रायगढ़ जिले में कल से चक्रधर समारोह का पारंपरिक रूप से शुभारंभ होने जा रहा है। इस बार का चक्रधर समारोह पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी की तैयारियों के सिलसिले में पूरा जिला प्रशासन और हमारे जो पुलिस के काउंटर पार्ट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। रात भर काम चलेगा और सुबह तक ये पूरा मंच भव्य रूप से तैयार होकर और सारे कलाकारों और उनके कला नृत्यों के आमंत्रण के लिए तैयार रहेगा। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चक्रधर समारोह का शाम 5:30 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और कल कुछ जो कार्यक्रम हैं उसमें सभी लोग आप शामिल होइए अवश्य। पार्किंग की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष रूप से करी गई है। कल से चक्रधर समारोह प्रारंभ हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था लगाई गई है। विशेषतः ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था पे ध्यान दिया गया है। उसके लिए मैप जारी किया गया है। हमारा निवेदन है कि सभी उस मैप को फॉलो करते हुए अपने पार्किंग स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पूरी व्यवस्था लगाई गई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे नगरवासी बहुत अच्छी तरीके से ये पूरे कार्यक्रम को एंजॉय कर पाए और सभी का इसमें बहुत अच्छा सहकार मिल रहा है और आगे भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा 10 दिन का कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में लगातार ओडिशा के रास्ते महासमुंद और रायपुर होते हुए दुर्ग तक गांजे की तस्करी की जाती है। लगातार बढ़ रही इस गांजे की तस्करी के बाद दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये 6 आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी से गांजा लाकर बेचा करते थे और सभी आरोपियों में से 45 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,70,000 रुपए आकी गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने जी सरोजनी के मकान में लाखों का गांजा बालाजी नगर में डंप किया है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर तलाशी ली। घर से गांजे की पुड़िया बनाकर कई बैग में रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है। बताया है एक महिला जो है उसके 2 अपराध के खिलाफ 2 और पिंटू साहनी के खिलाफ 1 मामला है। और ये गाड़ियां जब तो ये मालिक की गाड़ी किराए की पूरी विवेचना भी चलेगी। तो अभी इनिशियल कार्रवाई हुई है। इसका पूरा नेटवर्क बैक ट्रैक किया जाएगा। जैसे इसमें लिखा है हमने बैकवर्ड लिंक पूरा निकालना, तो उड़ीसा में कहाँ से लाते थे वहाँ भी लोकल पुलिस की मदद से वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें रिजल्ट आएंगे आपको कम्युनिकेट करेंगे। सर, हाल ही में भी एक गांजा का और मामला पकड़ा था जीवरा सिटीजन, उसके भी तार उड़ीसा से जुड़े थे, तो ये लोगों का कनेक्शन भी उन्हीं लोग से है। बिल्कुल इस बारे में पूरी वो की जाएगी, क्योंकि अभी 1 दिन ही हुआ है। इसमें पूरी उनकी जानकारी लेना, पुलिस रिमांड पे भी हम कुछ लोगों को लेंगे ताकि क्या लिंकेजेस हैं पूरे इसमें डाला जाए। सर, इसमें तो सूखा नशा का आपने कार्रवाई किया है, जैसे अभी मेडिकल का नशा चल रहा है, टैबलेट का नशा चल रहा है, उस पर आपका कार्रवाई? टैबलेट का नशा आपको ज्ञात होगा कि हमने एक बहुत अच्छी कार्रवाई इसमें की थी। करीब 2.5 करोड़ की दवाइयाँ हमने जब्त करी थी, राजस्थान से लाए थे। और इसी प्रकार जबलपुर से भी एक टीम काफ़ी दवाइयाँ पकड़ के लाई थी। उसमें लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। उसमें एक चीज़ जो निकल के आई है कि ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाई जाती हैं, तो उसके लिए हम कोई मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ऑनलाइन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।